ओके, तो हम जानेंगे न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में। जैसा कि हम देखेंगे कि हर्षवर्धन की डेथ के बाद, ठीक है, हर्षवर्धन एंशिएंट पीरियड के लास्ट रूलर माने जाते हैं। तो उनकी डेथ के बाद कोई भी ऐसा पावरफुल किंग नहीं आ पाता है जो पूरे किंगडम्स को, डायनेस्टीज़ को एक साथ एक अंडर में रख सके। तो इस वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारे डिसऑर्डर और डिसयूनिटी आ जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसकी वजह से नए नए छोटे छोटे किंगडम्स, डायनेस्टीज़ फॉर्म्ड होती हैं जो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मेडिवल पीरियड में। तो हम देखेंगे कि जो अर्ली मेडिवल पीरियड का टाइम है 700 AD से लेकर 1200 AD तक का टाइम, अर्ली मेडिवल पीरियड टाइम, इसमें काफ़ी सारे न्यू डायनेस्टीज़ इमर्ज्ड होकर आती हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, लेट्स सी। द पीरियड बिटवीन 700 AD and 1200 AD was characterized by the emergence of 3 regional states across the subcontinent। मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट में 3 रीजनल स्टेट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किंगडम्स थे। ओके, तो जो हम मेनली पढ़ेंगे डायनेस्टी, वो 3 पावरफुल डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ भी थी। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन इंडिया वॉज प्लंज्ड इनटू डिसऑर्डर एंड डिसयूनिटी। हर्षवर्धन की डेथ के बाद काफ़ी सारा, कोई भी पावरफुल रूलर नहीं रहता है सेंटर में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर और डिसयूनिटी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होती है। और उसकी वजह से जो उनके अंडर रहते हैं वो क्या करते हैं, उनसे फ्री होकर एक नई डायनेस्टीज़ फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ फॉर्म्ड होती हैं जिनको एक एक करके हम तो आइए जानते हैं न्यू डायनेस्टीज़ के बारे में। वो डायनेस्टीज़ जो अर्ली मेडिवल पीरियड में फॉर्म्ड हुई थी, एमर्ज्ड हुई थी, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से वो मेजर किंगडम थे जो अर्ली मेडिवल पीरियड में फॉर्म्ड हुए थे। द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम्स वर, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम्स जो थे जो अर्ली मेडिवल में फॉर्म्ड हुए थे, अर्ली मेडिवल पीरियड में फॉर्म्ड हुए थे, वो 3 इम्पॉर्टेंट किंगडम्स कौन कौन से थे। पाल, ठीक है, द पाल, द कुरजारा प्रतिहार एंड द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ये 3 डायनेस्टीज़ थी जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और ये तीनों डायनेस्टी अर्ली मेडिवल पीरियड में फॉर्म्ड हुई थी। They fought a series of battles with one another to try and become the strongest political force in the Indian subcontinent। इन तीनों के बीच में एक बैटल का सीरीज़ हुआ था। ये तीनों आपस में एक सीरीज़ का एक बैटल, ठीक है, मतलब युद्ध हो रहा था, सीरीज़ वाइज चलती आ रही थी। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो बैटल का सीरीज़ था वो किस इशू पे था। उससे पहले हम इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। ओके, तो आइए जानते हैं पाल डायनेस्टी के बारे में। ओके, तो पाल डायनेस्टी कहाँ पे रूल कर रही थी। पाल डायनेस्टी जो है वो बंगाल, बिहार एंड झारखंड के रीजन में रूल कर रही थी उस टाइम पे। ओके, ये अर्ली मेडिवल पीरियड में इमर्ज्ड हुई थी और ये बंगाल, बिहार एंड झारखंड के रीजन में रूल कर रही थी। इसके जो फर्स्ट रूलर थे वो गोपाल थे। ओके, पाल डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन थे, गोपाल थे। इनके अदर प्रोमिनेंट रूलर थे जिन्होंने किंगडम को स्ट्रेंथ करने का काम किया, उसे और स्ट्रांग बनाया, वो थे देवपाल एंड धर्मपाल। देवपाल एंड धर्मपाल ने क्या किया, किंगडम को स्ट्रेंथ करने के लिए, उसे और भी स्ट्रांग बनाने के लिए इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड को इनकरेज किया, मतलब व्यापार को बढ़ाया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ इन्होंने ट्रेडिंग की, जिसकी वजह से इनका किंगडम और भी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। फिर जो धर्मपाल थे, जो रूलर थे, उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया। बिहार में है ये, बिहार में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, इसके फाउंडर धर्मपाल थे। और उसके साथ उन्होंने वहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी इस्टेब्लिश की, वहाँ पे मोनेस्ट्री भी बनवाया। ये डायनेस्टी जो है वो 12th सेंचुरी में कोलैप्स्ड की, मतलब फॉल कर गई, और इसको सक्सीड किया सेन डायनेस्टी के रूलर ने। ओके, पाल डायनेस्टी जो है वो 12th सेंचुरी में कोलैप्स कर गई, फॉल हो गई, और इसको सक्सीड किया सेन डायनेस्टी के रूलर्स ने। ये था पाल डायनेस्टी के बारे में। तो आइए जानते हैं गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ये भी अर्ली मेडिवल पीरियड में एमर्ज्ड हुई थी
और ये 3 डायनेस्टी में से ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है जो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेडिवल पीरियड हिस्ट्री में। ओके, तो ये जो रूल करती थी वो कौन कौन सा रीजन था? ये राजस्थान एंड गुजरात, राजस्थान एंड गुजरात के कुछ हिस्से थे, वहाँ पे ये रूल करती थी। ओके, और इसके जो मोस्ट पावरफुल रूलर थे वो थे मिहिर भोज। इसके मोस्ट पावरफुल रूलर कौन थे? मिहिर भोज थे, जिन्होंने 836 से लेके 885 एडी तक रूल किया था, शासन किया था। इन्होंने कन्नौज को कन्क्वेट किया और उसे अपनी कैपिटल बनाया। ओके, इन्होंने मतलब कन्नौज पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। उसके बाद कन्नौज को इन्होंने अपना कैपिटल बनाया। अब मिहिर भोज के जो सन थे वो थे महेंद्रपाल। ओके, मिहिर भोज के जो सन था, उनका बेटा जो था वो था महेंद्रपाल था। इसने अपने एम्पायर को और आगे बढ़ाया। ओके, इसने अपने एम्पायर को और आगे बढ़ाया, कई सारे लड़ाइयाँ भी लड़ी। बट इसका जो सक्सेसर थे महेंद्रपाल के, जो अब सक्सेसर आएंगे, जैसे इनके बेटे या उनके बेटे के बेटे, तो जो भी इनके सक्सेसर इसके बाद अब आएंगे वो काफ़ी वीक होते हैं। वीक मतलब वो इतने स्ट्रांग नहीं हो पाते कि वो अपने एम्पायर को बाहर के आक्रमण से संभाल पाए। ओके, उसे बचा पाए, तो वो काफ़ी वीक होते हैं और वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से जब बाहरी आक्रमण होता है महमूद ऑफ गजनी का, ओके, 1018 में महमूद ऑफ गजनी जो है वो गुर्जर प्रतिहार रूलर्स पर, डायनेस्टी पर आक्रमण करती है और प्रतिहार डायनेस्टी प्रतिहार रूलर को हरा देती है। जल्दी ही ये डायनेस्टी क्या होता है, एंड पर आ जाता है अपने, मतलब कि फॉल हो जाता है। ओके, तो ये था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में। तो आइए जानते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अर्ली मेडिवल पीरियड में 3 इम्पॉर्टेंट किंगडम्स जो हैं इमर्ज्ड होते हैं, जिनके बीच सीरीज़ ऑफ बैटल चलता है, मतलब युद्ध चलता रहता है, ताकि वो अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग प्रूव कर सके। बट इसके अलावा इन तीनों के बीच में एक इशू था, वो था कन्नौज का कन्फ्लिक्ट। ओके, कन्नौज के कन्फ्लिक्ट में ये तीनों ही इन्वॉल्व थे, ये तीनों किंगडम्स इन्वॉल्व थे, और जो थर्ड किंगडम इन्वॉल्व था वो था राष्ट्रकूटा। ठीक है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी या किंगडम जो था वो इसमें इन्वॉल्व था। तो अरब सोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर हम माने तो राष्ट्रकूटा जो था वो उन तीनों डायनेस्टीज़ में से सबसे ज़्यादा पावरफुल था। ओके, अकॉर्डिंग टू अरब सोर्सेस जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी वो तीनों, मतलब पाल डायनेस्टी, गुर्जारा प्रतिहार डायनेस्टी और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, तो बाकी तीनों में वो सबसे ज़्यादा पावरफुल किंगडम था। ओके, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे दंती दुर्गा। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे दंती दुर्गा, जो कि फ्यूडिटरी चीफ थे चालुक्यास के। ओके, चालुक्यास के फ्यूडिटरी चीफ थे, लेकिन जब चालुक्यास जो है वो वीक हो गया, तो इन्होंने क्या किया, खुद को फ्री कर लिया और एक राजा खुद को डिक्लेयर किया, जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजा ये बने, फाउंडर भी थे। ओके, फिर इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट रूलर्स हैं इस डायनेस्टी के, वो है गोविंदा थर्ड। ये ब्रैकेट में मैंने इनका रूलिंग ईयर लिखा है कि इन्होंने कब से कब तक रूल किया। ओके, तो गोविंदा थर्ड जिन्होंने 793 से लेके 814 एडी तक। सेकेंड है अमोघ वर्ष जो कि 814 से लेके 878 एडी तक। एंड थर्ड है जो कृष्णा सेकेंड, वो 878 से लेके 914 एडी तक इन्होंने रूल किया, और ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के प्रोमिनेंट रूलर थे। दंती दुर्गा जो कि फाउंडर भी थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, उन्होंने डिफीटेड द चालुक्याज ऑफ बादामी एंड द गुर्जराज ऑफ मालवा। इन्होंने हराया था चालुक्याज ऑफ बादामी। ठीक है, इन्होंने किसको किसको डिफीट किया, मतलब हराया था चालुक्याज ऑफ बादामी के चालुक्याज को और मालवा के गुर्जराज को। इसके अलावा इन्होंने कैप्चर्ड किए इसके बाद कलिंगा, कौशल और श्रीशैलम को। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बादामी के चालुक्यास को हराने के बाद और मालवा के गुर्जराज को हराने के बाद इन्होंने कैप्चर किया कलिंगा, कौशल और श्रीशैलम को।
इनका जो सक्सेसर थे वो थे कृष्णा फर्स्ट के थ्रू ये सक्सीड हुए, मतलब इनके सक्सेसर थे। इनके बाद कृष्णा फर्स्ट रूलर बनते हैं जो कि 756 से लेके 774 एडी तक रूल करते हैं, और इन्होंने ही कैलाश टेम्पल बनाया था एलोरा केव्स में। ओके, इन्होंने कैलाश टेम्पल बनवाया था एलोरा केव्स में, क्योंकि राष्ट्रकूटा जो थे वो ग्रेट पैट्रॉन्स थे, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ग्रेट पैट्रॉन्स थे। तो ये जो एलोरा केव्स में कैलाश टेम्पल इन्होंने बनवाया, 1983 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिज़ाइन किया गया। ओके, उसके बाद है 9th सेंचुरी में अमोघवर्षा फर्स्ट आए, जिन्होंने मालखेड़ को कैपिटल बनाया। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अभी तक हमने पढ़ा था कि इसका अमोघवर्षा फर्स्ट आए, इन्होंने मालखेड़ को कैपिटल बनाया। ये एक स्कॉलर थे, ग्रेट स्कॉलर थे, जो कि 2 लैंग्वेजेस में लिखते थे, ठीक है, राइटिंग इन बोथ कन्नड़ एंड संस्कृत। ये कन्नड़ और संस्कृत में लिखते थे। इन्होंने एक पोयम भी लिखी थी जो कि है कविराज मार्ग, वो उन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी थी। कविराज मार्ग ये पोयम है जो कि अमोघवर्षा फर्स्ट ने कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी थी। आफ्टर रूलिंग ओवर 200 ईयर्स, ठीक है, 200 साल से ज़्यादा शासन करने के बाद राष्ट्रकूटा जो है वो ब्रोकन होता है, मतलब फाइनली फॉल होता है चालुक्याज ऑफ कल्याणी के थ्रू। ओके, चालुक्याज ऑफ कल्याणी के थ्रू 200 साल से ज़्यादा शासन करने के बाद ये फॉल के। तो आइए जानते हैं ट्रिपार्टी स्ट्रगल के बारे में। ओके, ट्रिपार्टी स्ट्रगल क्या था, किसके किसके बीच में ये स्ट्रगल हो रहा था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि जो इमर्जेंस जो न्यू किंगडम्स थे अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम में, अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम में जो न्यू किंगडम्स इमर्ज्ड हुए थे उनके बीच में बैटल चल रही थी, सीरीज़ ऑफ बैटल चल रहा था, जिसमें वो खुद को पॉलिटिकली जो है स्ट्रॉन्ग प्रूव करना चाहते थे, और उनके बीच में कन्नौज को लेकर कन्फ्लिक्ट था। ओके, तो कन्नौज को लेकर ही जो बैटल चल रही थी, जो सीरीज चल रहा था बैटल का, उसको ट्रिपार्टी स्ट्रगल कहते हैं। इसमें तीनों किंगडम्स पाल, गुर्जारा, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ये तीनों डायनेस्टी जो है इस स्ट्रगल में इन्वॉल्व होती हैं। ओके, तो अभी तक हमने तीनों डायनेस्टी को अलग अलग पढ़ा। अब हम देखेंगे कि ये ट्रिपार्टी स्ट्रगल में क्यों इन्वॉल्व होती हैं। आखिर जो कन्नौज है उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये तीनों जो हैं आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ताकि वो कन्नौज को हासिल कर सके। ओके, तो हम देखेंगे कि आखिर कन्नौज में ऐसा है क्या। तो कन्नौज जो कि मेन सेंटर रहा है, ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड से लेके जो कन्नौज है वो मेन सेंटर रहा है सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, जो भी नॉर्दर्न इंडिया में हुआ है। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था उसका मेन सेंटर कन्नौज था। ये हर्षवर्धन के टाइम से था। इट वॉज एसेसिबली बाई द रिवर्स गंगा एंड यमुना, ये दोनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। ठीक है, एक तरफ से गंगा रिवर से और दूसरी तरफ यमुना रिवर से ये घिरा हुआ है। इट लोकेशन इनेबल्ड इजी ट्रेड रिलेशन, अब दोनों तरफ से नदियों से घिरने की वजह से यहाँ पे आसानी से ट्रेड रिलेशन हो सकती है, क्योंकि पानी के रास्ते के थ्रू आराम से ट्रेडिंग हो सकती है। ठीक है, ईजली। ओके, इट वॉज रिच इन सॉयल एंड अट्रैक्ट द नेबरिंग किंगडम्स द पाल, राष्ट्रकूटास एंड द गुर्जारा प्रतिहार टू कंट्रोल गंगा वैली इन जनरल एंड कन्नौज इन पर्टिकुलर। ओके, तो अभी ये क्या है, दो तरफ से नदियों से घिरने की वजह से इसकी जो मिट्टी है, सॉयल है, वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाती है, जिसकी वजह से कन्नौज जो है वो एक फर्टाइल लैंड भी होता है। फर्टाइल लैंड होने के कारण दूसरे लैंड के कंपैरिजन में यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और ट्रेडिंग होती है। ओके, तो इसकी वजह से जो नेबरिंग कंट्री थी वो चाह रहे थे कि कन्नौज जो है हमारे किंगडम का हिस्सा बन जाए। सारी जो उसके अगल बगल की किंगडम्स थे, जैसे कि अभी हमने 3 किंगडम्स पढ़ा, पाल, गुर्जारा प्रतिहार और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है वो थोड़े साउथ इंडिया की तरफ पड़ेगी, और जो पाल डायनेस्टी है वो आपके ईस्ट इंडिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कह सकते हैं, वहाँ पड़ेगी। और जो आपका गुर्जारा प्रतिहार डायनेस्टी है वो वेस्ट इंडिया के
तरफ पड़ेगी। तो इस तरह से बीच में कन्नौज होने की वजह से ये अपने तीनों तरफ के नेबरिंग कंट्री को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये तीनों किंगडम ही चाहते हैं कि कन्नौज जो है वो हमारे अंडर हो, ओके, ताकि हम यहाँ पे इजली ट्रेडिंग कर सके और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सके, ठीक है। तो इसी वजह से वो कन्नौज को लेकर क्या करते हैं, आपस में स्ट्रगल इनके बीच होता है, मतलब सीरीज़ ऑफ बैटल, मतलब कि बैटल का सीरीज चल रहा है, लड़ाई हो रही है, काफ़ी सारी स्ट्रगल चल रहे हैं। इसी स्ट्रगल को हिस्टोरियंस ने ट्री पार्टी स्ट्रगल का नाम दिया है, ओके। इसी स्ट्रगल को हिस्टोरियंस ने ट्री पार्टी स्ट्रगल का नाम दिया है।